Good morning students, I hope you will be fine. And today again I welcome you in this class, and today we are going to do the remaining part of the last video. In the last video we have done we have already done the following things: outline, story of the poem. I had already explained line by line to you, and I had told you about some difficult words which I have written on that side of the board. And today in this remaining part we will do some left things. I had left the rhyming scheme and the poetic device, and today we are doing those things. First of all, we will do the rhyming scheme. Before we doing this concept, we should know the meaning of rhyming. You must have heard about the word rhyming. You must have studied this concept in your earlier classes like first, second and third. It starts from the first class, rhyming words. And first of all, let us see some rhyming words to understand the scheme, to understand the rhyming scheme. First of all, let us see some rhyming words: ball, cat, ball, bat, dog, match. अब हम ये देखें कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। जब तक आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि राइमिंग स्कीम होती क्या है, तो आप किसी भी गिवन पोएम के अंदर उसका राइमिंग स्कीम नहीं पता लगा पाएंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं कि जो राइमिंग स्कीम है वो होती क्या है। राइमिंग स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ साउंड्स, जस्ट अ पैटर्न ऑफ साउंड्स व्हिच कम्स इन द एंड ऑफ द लाइन, और इट कैन कंटिन्यू थ्रू द पोएम। थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं इसको कि होती क्या है। राइमिंग स्कीम एक साउंड का पैटर्न होता है, यानी कुछ साउंड्स होती हैं, वो राइम भी कर सकती हैं, वो राइम नहीं भी कर सकती, और वो डिफरेंट पैटर्न जो है वो पोएम की जो लास्ट होता है, लाइन में जो एंडिंग वर्ड होता है। जैसे हमारे पास इसमें एंडिंग वर्ड फायर है, इसमें एंडिंग वर्ड डिजायर है, और इस लाइन में हमारे पास एंडिंग वर्ड फायर है, इसमें ट्वाइस है, इसमें हेट, और इसमें आइस, और इसमें डिस्ट्रक्शन है, और इसमें ग्रेट है, और इसमें सफाइस है। तो हमें इनके बेस पे ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं। पहला कर रहा है दूसरे के साथ, या पहला चौथे के साथ कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ कर रहा है। तो इस बेस पर हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इस बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी राइमिंग स्कीम जो पोएम के अंदर है वो कौन सी है। तो आज हमारी जो पोएम चल रही है फायर एंड आइस, इसके अंदर भी राइमिंग स्कीम है। हम सबसे पहले यही चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस पोएम में हम कौन सी राइमिंग स्कीम यूज करते हैं या कर रहे हैं। और डिफरेंट पोएट डिफरेंट राइमिंग स्कीम को यूज करते हैं। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के अंदर जो राइमिंग स्कीम यूज कर रखी है, उस राइमिंग स्कीम का नाम है ABA, ABC और BCB। तो पता कैसे लगाते हैं राइमिंग स्कीम का, हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें लास्ट वर्ड है फायर, हमारा पहली लाइन हो गई हमारी, और पहली लाइन का लास्ट वर्ड हो गया फायर, और अब हम इनको सीक्वेंस देना शुरू करेंगे। और हम सीक्वेंस कहां से देते हैं? अल्फाबेट A से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली लाइन का पहला लेटर जो होगा A। तो A जो है, A में क्या आ रहा है हमारे पास? फायर। उसके बाद हम सेकंड लाइन को देखेंगे। सेकंड लाइन का लास्ट जो वर्ड है वो आइस है। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड आइस है। अब आपने देखा कि पहला वर्ड जो है वो ए जो वर्ड है वो फायर है, और दूसरा वर्ड जो आइस है, ये दोनों आपस में राइम नहीं कर रहे। जब दोनों आपस में राइम नहीं करेंगे तो हम उसका नेक्स्ट जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में नेक्स्ट ए के बाद क्या आता है? बी। तो ये दोनों आपस में राइम नहीं कर रहे, तो हमारी यहां तक की स्कीम हो गई AB। अब तीसरी लाइन को देखेंगे। तीसरी लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो डिजायर है, जो वर्ड है वो डिजायर है, और डिजायर वर्ड जो है वो फायर डिजायर से राइम कर रहा है। तो इट मींस क्या है, जब फायर को हमने सीक्वेंस में A लिखा है तो डिजायर भी क्या होगा? डिजायर को भी A लिखेंगे। यानी फायर डिजायर से मैच कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए? ये A हो गया और ये B हो गया। ये मैच नहीं कर रहा तो ये क्या हो गया? सॉरी ये A से मैच कर रहा है, लेकिन ये इससे मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? B।
अब तीसरी लाइन होगी हमारी, पहली होगी, दूसरी होगी। अब हम नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब दोबारा से फिर हमारे पास एक जो फायर वर्ड ए सीक्वेंस में था वो दोबारा से आ गया है, तो अब हम इसको भी क्या देंगे सीक्वेंस में, ए। तो अब तक आपने देखा ए बी ए, मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया कि इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी और बी सी बी है। अब ए बी और ए, ये हमारे पास आ गई ए बी ए इससे हो गया, ये मैच नहीं करी तो बी, और तीसरी लाइन फिर इससे मैच हो रही है, तो ये हमारे पास इन तीन लाइनों के जो राइमिंग थीम है ये होगी ए बी ए। अब हम नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं। दोबारा फिर फायर डिजायर और फायर में मैच हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पर भी इसका सीक्वेंस क्या होगा, ए। अब ना तो ये बी के साथ मैच हो रही है ना ए के साथ मैच हो रही है। लास्ट जो हमारा वर्ड है ट्वाइस, ये ना बी के साथ मैच हो रहा है और ना ए के साथ मैच हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट सीक्वेंस देना पड़ेगा। तो ए बी के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा, सी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हेट, ये ना तो सी से मैच हो रहा है, और अब ये देखिए हमारे पास यहां से जो राइमिंग स्कीम होगी वो एक तो आपकी होगी ए बी ए, और दूसरी होगी, हाँ सॉरी ये आई से मैच कर रहा है, सॉरी ये आई से मैच कर रहा है, तो हमारे पास ये मैच हो रहा है। तो ए फायर, बी आइस ट्वाइस, और इसमें तीसरी चीज क्या बोली है, सी। तो ना तो ट्वाइस आइस है अगला वर्ड, ना फायर डिजायर है, तो इन दोनों से डिफरेंट हो गया हेट। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। हमारे पास ए बी ए और ए बी सी, यहां तक आपने देख लिया। देखिए दोबारा बता रहा हूं, फायर और डिजायर, बीच में आ गया बी, क्योंकि मैच नहीं होता, दोनों राइम नहीं होते, तो ये बी हो गया। तो ए बी ए। उसके बाद ये फायर, इसका चौथी लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो फायर है, और पहली लाइन का लास्ट वर्ड भी क्या है, फायर है, तो हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं। उसके बाद आइस से मैच हो रहा है ट्वाइस, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी। अब जो इस लाइन में वर्ड हमारे पास लास्ट वर्ड है हेट, ना तो वो फायर डिजायर से मैच होता है यानी राइम होता है, और ना वो आइस और ट्वाइस से मैच होता है, तो ये नया वर्ड है और इसको हम दोनों के साथ राइम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी। तो ए बी सी। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं तीसरी लाइन में, बी सी बी। अब बी क्या था हमारे पास, आइस, और आइस के बाद फिर आइस आ गया हमारे पास, ट्वाइस आ गया, ट्वाइस के बाद बी सी, और ये ट्वाइस के बाद हमारे पास ये क्या आ रहा है, बी। एक बार दोबारा देख लेते हैं ऊपर से, यहां तक कि आपको क्लियर हो गई होगी, ए बी सी, और अब हमारे पास क्या रह गया है, बी सी बी। अब ये बी सी बी कैसे बनेगा, बी सी बी तब बनेगा जब हमारे पास ना तो फायर डिजायर हो ना आइस ट्वाइस हो, और बी से जो स्टार्ट हो रहा है उसी से मैच होता हो। तो बी से स्टार्ट हो रहा है ये, हम यहाँ पर बी लिख रहे हैं, बी है, और सी आइस, और बी से मैच होने वाला जो वर्ड है वो है ग्रेट। तो ये हो गया हमारा बी सी बी। तो इस तरह से आप लोगों ने राइमिंग स्कीम निकालनी है, किसी भी पोएम के अंदर आप राइमिंग स्कीम इजीली निकाल सकते हो अगर आप इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करोगे। अब हम अपने बॉडी को डेकोरेट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कुछ डेकोरेशन के लिए ऑर्नामेंट्स वगैरह डालते हैं। गले में जो मेल होते हैं वो चेन डालते हैं, या जो फीमेल होती है वो कोई कानों में बालियां वगैरह डालते हैं। तो अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जिससे वो सुंदर लगे। इसी तरीके से जो पोएट होते हैं, पोएम को या पोएट्री को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो लोग अपनी पोएट्री के अंदर कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं जिससे उनकी जो पोएट्री है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लोगों को ज्यादा अपनी ओर ड्रैग करे। तो इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, इसके लिए वो पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं। इनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, और हिंदी में हम इनको अलंकार भी कहते हैं। अलंकार का मतलब आप समझते होंगे, अलंकार अलंकृत करना।
तो इस पोएम के अंदर भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किए हुए हैं। उनमें सबसे पहले इसने लिखा हुआ है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजोनेंस क्या होता है। रिपीटिशन शब्द में होता है। एजोनेंस का मतलब है रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड। रिपीटिशन ऑफ वोवल। अगर किसी सेम लाइन के अंदर कुछ वोवल को रिपीट किया गया है तो हम उसको बोलते हैं एजोनेंस। अब हम अपनी जो पोएम है उसमें देख लेते हैं कि कहाँ एजोनेंस है। देखिए, जरूरी नहीं होता कि वो रिपीटिशन एक के बाद एक हो। सेम लाइन के अंदर वोवल साउंड का रिपीटिशन होना एजोनेंस कहलाता है। अब ये देखिए, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, होल्ड है और दोज है। अब इस लाइन के अंदर, ये सेम लाइन में है दोनों वर्ड, और इसमें एक लॉन्ग वोवल साउंड है ओ। लॉन्ग वोवल साउंड है ओ, होल्ड, दोज। तो हम यहां कह सकते हैं कि रिपीटिशन है वोवल साउंड का और सेम लाइन के अंदर है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जब एजोनेंस आप यूज करते हो तो वोवल का जो रिपीटिशन होगा सेम लाइन के अंदर होना चाहिए, उससे पीछे या उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक हमारे पास एक ही लाइन के अंदर दो लॉन्ग वोवल साउंड है, एक होल्ड में है ओ और एक दोज में है ओ। तो ये हमारा एसोनेंस हो गया, एसोनेंस, इसको हम बोलते हैं एसोनेंस। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? ये भी रिपीटिशन होता है, लेकिन इस रिपीटिशन में होता क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड होती है। सेम लाइन में कॉन्सोनेंट वो जो साउंड होती हैं उनका रिपीटिशन होना कॉन्सोनेंस कहलाता है। अब देखिए, हमारे पास सेम लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड, एप फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। इस पोएम के अंदर कहीं पर भी कोई कॉन्सोनेंस नहीं यूज कर रखा, इसलिए जस्ट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एसोनेंस का अपोजिट होता है कॉन्सोनेंस, और कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है वो रिपीट होती है और वो भी सेम लाइन में होनी चाहिए। इसके अंदर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। तो हम मूव करते हैं अलिट्रेशन के ऊपर। अलिट्रेशन एक बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन यूजिंग पोएटिक डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, ये दोनों का मेल होता है, एसोनेंस का भी और कॉन्सोनेंस का भी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिपीटिशन होती है, और वो जो रिपीटिशन होती है दो वर्ड में होती है, बहुत क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए, दोनों एक के बाद एक, क्विकली सक्सेशन में। जैसे हमारे पास हम देख लेते हैं, ये देखिए, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। एलिट्रेशन का क्या होता है, एलिट्रेशन के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, ये भी होती है और ये भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे साउंड होती है और इसमें दो वर्ड होते हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड वुड, दोनों वर्ड, एक तो सबसे पहली चीज ये कि दोनों पास पास हैं, क्विकली सक्सेशन में है, एक के बाद दूसरा आ रहा है, और दोनों क्लोजली हैं, बिल्कुल क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो और दोनों में लेटर भी कौन से हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, अलिट्रेशन। ये हमारा अलिट्रेशन हो गया। उसके बाद एक और इसी टाइप का एसोसिएशन यहाँ पर दे रखा है, फेवर फायर। एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों क्लोजली प्लेस हैं, तो यहां पर भी ये क्या हो गया, अलिट्रेशन। रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड विद द सेम लेटर। उसके बाद पर्सनिफिकेशन आ रहा है इसमें। पर्सनिफिकेशन होता क्या है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कुछ निर्जीव वस्तुएं होती है, और उनके अंदर हम फीलिंग्स दे देते हैं। उन निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेते हैं जिसके अंदर जान ही नहीं होती, और उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो जीवधारी हो या उनके अंदर जीवन हो। हम उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। जब इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो हम कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, पर्सनिफिकेशन। यानी उस ऑब्जेक्ट को हम पर्सनिफाई कर देते हैं, यानी उसको हम मानव मान लेते हैं, उसको इंसान समझ लेते हैं। इसके अंदर भी है कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स, जैसे कि हमारे पास ये दो वर्ड हैं, आइस है और एक फायर है। अब आइस और फायर में पर्सनिफाई कैसे कर रखा है इनको, जैसे आइस और फायर को कहा कि दोनों खत्म करने वाले हैं, इनके अंदर ऐसी पावर्स हैं या इनके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिससे वर्ल्ड को खत्म कर देंगे। लेकिन
इंसान कर सकता है ऐसा तो काम। इनके अंदर ये भी कहा गया है इनके अंदर माइंड है। जब इस तरीके की चीजें इनके बारे में बोली गई हैं तो इनको हमने क्या किया है, पर्सनिफाई किया है। तो यहाँ पर हमने पर्सनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है वो भी यूज कर रखा है।